अस्सलाम वालेकुम। नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला की यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला की पनाह में होंगे। आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो इस वक़्त आप सब नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं नमल। नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल, फारिस काजी, जुमर यूसुफ, सादी यूसुफ और हाशिम कारदार की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती की, जुमर और हुनैन से झूठ बोलकर कि मैं नेस्काम जा रहा हूँ। अब उनको कौन बताएगा कि मैं कहाँ हूँ। और पहली गलती, उसकी बंद आंखों के आगे एक मंजर लहराया। गोली लगने से चंद मिनट पहले मैंने वो पेन कैमरा एक गलत शख्स के हाथ में दे दिया। ओह अल्लाह! फिर उसने ज़हन से सारी यादों को झटक कर आंखें खोली और अगली आयत पे उंगली रखी। फिर जब उनके पास आंखें खोल देने वाली हमारी निशानियां आ गई, तो वो कहने लगे, ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है। एक एक लफ्ज उसने ठहर कर अंदर उतारा। दिलो दिमाग में अजीब कनूतियत और अजियत भरती गई। अल्लाह! आपको तो पता था कि वो उसको नहीं मानेंगे। हदायत की कोई बात उनके दिल को मोम नहीं कर सकेगी। फिर आदमी क्यों जाकर किसी मुनकर जालिम को ललकारे। वो अपना अमल करे और हम चुपचाप अपनी नमाज रोज़ा करते रहें। मैं भी कोई इनका दिल मोम करने नहीं गया था, मगर यूं ही एक अनहोनी सी आरज़ू थी कि शायद वो मदावे के लिए कुछ करें, कुछ करना चाहें, मगर फ़ायदा क्या हुआ। स्याह जगमगाहट को मायूसी का अंधेरा निकलने लगा और जैसे जैसे आस पास स्याह धुएं के मरगुले उठने लगे, उसका दिल फिर से जख्म जख्म होने लगा और उन्होंने उनका इनकार किया, जुल्म और तकब्बुर के साथ, हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे। वो पढ़ते पढ़ते चौंका। स्याह धुआं फैलना ठहर गया, सारी फिजा साकिन हो गई, हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे। फिर देखो क्या अंजाम हुआ फसाद बर्पा करने वालों का। धुआं छट गया, स्याह हरूफ जगमगाहट फिर से इर्द गिर्द फैल गई। उदास बैठे सर झुकाए लड़के के चेहरे पे थकान भरी मुस्कुराहट आ ठहरी। उसने गहरी सांस खारिज की। होंठों से इसी किताब की एक और आयत अदा हुई, और जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए ज़रूर रास्ता निकालता है। मुकद्दस किताब बंद की, अदब से चूमा और साइड टेबल पे रख दी। फिर उदासी से मुस्कुराते वापस टेक लगा ली। मैरी हनूस बैठी किताब पढ़ रही थी। सादी खामोशी से मुस्कुराता छत को तकता रहा। और तुम हाशिम कारदार, देखना हमें कि हम कैसे बहर अहमर के दो हिस्सों में काटते हैं और फिर तुम्हें इसी में डुबोते हैं। तुम देखना। गम की हिद्दत से कोहसार पिघलते देखे, इंसान तो फिर इंसान हुआ करते हैं। कसरे कारदार से परे इनेक्सी में इन दिनों समझौते की सी फिजा छाई थी। रमज़ान शुरू हो चुका था और पहले चंद रोज़े कब गुजरे पता ही नहीं चला। अजीब सी रूटीन बनी हुई थी। इफ्तारी के बाद सहरी तक कोई न सोता, फिर सहरी करके सीम और हनैन दोपहर तक सोते। नुदरत का वही तरीका था। रमज़ान के बावजूद जल्दी रेस्टोरेंट चली जाती। जुमर भी घर न टिकती और फारिस जॉब पे होता। बड़े अब्बा खाली पड़े लाउंज में सारा दिन सदाकत के साथ बेमकसद बैठे रहते। सदाकत बोलता रहता, या सीम उठ जाता तो वही बोलता, या वो दोनों टीवी देखते रहते और दोनों को लगता कि वो मौसीकी से भरपूर दो कान रमज़ान ट्रांसमिशन में लोगों की तरफ भिखारियों की तरह तोहफे उछालते देखकर सवाब कमा रहे हैं। अब्बा सीम से इतना भी ना कहते कि रमज़ान इबादत का महीना है, टीवी के सामने बैठने से उसे ज़ाया ना करो, कि उन्हें डर था अगर वही लाउंज में आकर ना बैठेगा तो ये तन्हाई शायद मार ही देवे। हुनैन पहले भी सुस्त थी, अब तो हर काम से गई। कमरे में बंद रहती या बाहर लॉन में बैठी गर्दन उठाए कसर को देखती रहती।
ऐसी ही एक रात जुमर और फारिस के कमरे में मध्यम जर्द बत्ती जल रही थी। बिजली गई हुई थी। यूपीएस पे पंखा चल रहा था, मगर एसी की ठंड बाकी थी। फारिस सोफे पे पांव लंबे किए लेटा सीने पे लैपटॉप रखे कुछ काम कर रहा था। वो एक कारपोरेट फर्म में बतौर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात था। सामने जाए नमाज पे जुमर अत्तहियात में बैठी थी। सर पे दुपट्टा अच्छे से लपेटे उसका चेहरा झुका था। फारिस की तरफ उसकी पुश्त थी। वो किन अखियों से उसे देख रहा था। वो तरावियाँ ख़त्म करके अब वितर का सलाम फेर रही थी। फिर जाए नमाज समेटती उठ गई। आपकी नमाज काफ़ी खूबसूरत है। स्लो और आराम से। मैं भी पढ़ता था जेल में, मतलब इतनी अच्छी नहीं। आसपास की सारी आवाज़ें सुनाई देती और सारे दिन के काम याद आते। स्क्रीन को देखता हुआ वो बोला, तो वो जो पुश्त किए खड़ी जाए नमाज तय कर रही थी रुक गई, मगर मुड़ी नहीं। और आपकी तरह 5 वक्त की नहीं पढ़ता था। कुछ दिन पढ़ी फिर छोड़ दी। मगर एक बात, दुआ मैं भी नहीं मांगता था। मगर सच तो ये है कि दुआ के बगैर नमाज अधूरी होती है। वो हल्का सा मुड़ी, चुपती नजर उस पे डाली। मैं दुआ मांगू या नहीं, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो शाने उचकाकर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो टाइप करता रहा। जुमा जाए नमाज रखकर स्टडी टेबल पे आ बैठी। उसकी तरफ अब भी पुश्त थी। उंगली से चेहरे के गिर्द उड़सा दुपट्टा खोला, फाइल सामने की, कलम उठाया, अल्फाज पे निगाह पड़ी तो हर चीज मध्यम होने लगी। अपनी जिंदगी किसी फिल्म की तरह नजरों के सामने घूम गई। अल्लाह ताला। उसने बिना आवाज लब हिलाए। आंखों में इस्तराब दर आया। मुझे मालूम है कि मैं पहले जैसी दुआ नहीं करती, आपसे बात भी नहीं करती। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि आपसे नाराज हूँ। नाउज़ बिल्ला। बस मेरा दिल सख्त हो गया है। मुझे लगता था मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, मगर मैं गलत थी। जब तक इंसान की सांस है, उसके पास खोने को कुछ ना कुछ जरूर होता है। मेरे पास भी था, शादी, और अब वो नहीं है। अब्बा और बाकी सब हैं। मैं इनको खोना नहीं चाहती, और मैं शादी को भी वापस लाना चाहती हूँ। मैं हर उस शख्स को इबरत की मिसाल बनाना चाहती हूँ जिसने मेरा खानदान तबाह किया है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जब तक वो हमारे पास वापस नहीं आ जाता, आप उसका ख्याल रखिएगा। आप उसको अकेला ना कीजिएगा। उसने आंखें बंद की तो 2 आंसू टूटकर चेहरे पे गिरे। फिर भीगी पलकें खोली। फारिस। उसकी आवाज भी रुंधी हुई थी। उसने चौंक कर सर घुमाया, फिर लैपटॉप हटाकर उठा और कदरे तशवीश से उसकी पुश्त को देखा। क्या हुआ? आज न्याज बेग की जमानत हो गई। मुझे मालूम है। वो हल्का सा बोला। निगाहें उसके सर की पुश्त पे थी, जिससे दुपट्टा फिसल गया था और बूरे घुंघरियाले बाल झलक रहे थे। उसने जज के सामने कहा कि उसने ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया था। उसने कहा कि सादी उसको मारने लगा था। उसने एक और आंसू आंख के किनारे से हटा। उसने हमारे फजर पे उठकर मस्जिद की इमामत करवाने वाले सादी के बारे में कहा कि वो उससे ड्रग्स खरीदता था और ये झगड़ा ड्रग्स पे हुआ था। मुझे मालूम है। उसके चेहरे पे एक जख्मी सा तासुर आ ठहरा। कत्ल से निकलने का सबसे अच्छा तरीका मकतूल की इतनी किरदार कुशी करना है कि जज को लगे उसे मार कर कातिल ने दुनिया पे एहसान किया है। आपने ही बताया था क्रिमिनल लॉ की क्लास में। जुमा ने आंख उंगली की नोक से पहुंची और पलटी तो उसकी आंखें और नाक गुलाबी हो रही थी, और नाक की लौंग। उसने निगाह चुरा ली। तुमने कहा तुम मेरा साथ देना चाहते हो। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरे साथ फिर से कोई धोखा नहीं करोगे? जुमर। उसने गहरी सांस ली और इसी संजीदगी से उसे देखा। मैं वो नहीं हूं जिसको उसने अपना गुर्दा दिया था। ना मैं वो हूं जो उसकी यूनिवर्सिटी की फीस देता था। मुझे पता है इस बारे में, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उससे आपसे कम मोहब्बत थी। वो चौंकी थी, आंखों में शौक उभरा।
مجھے پتا ہے اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں اسے کبھی نہیں بتا سکا کہ اس سے کتنی محبت تھی مجھے۔ آپ کو میں اپنے ساتھ مخلص نہیں لگتا، خیر ہے، مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں یہ آپ کو پتا ہے۔ زمر نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، لب کھولے پھر بند کر دیے۔ وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے؟ ضرور ابا نے بتایا ہوگا۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں کیا کروں؟ اب کے ذرا نرمی سے پوچھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر دینا کہ میں اپنے ضبط کھوئے بغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ کیا تم نے شیزا ملک کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے فارس کو مخاطب کیا تو آواز متوازن تھی اور بے تاثر۔ اور جب وہ دونوں آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے تو ساتھ والے کمرے میں ندرت بیڈ پہ تھکی ہاری سو رہی تھی اور حنین لیٹی ہوئی ان کے فون پہ شادی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے بال اب آنکھوں تک آتے تھے، باقی تکیے پہ کھلے پڑے تھے۔ وہ پہلے سے پس مردہ اور کمزور لگتی تھی۔ اسکرین پہ انگلیاں پھیرتے یکدم غلطی سے وائی فائی کو چھو لیا۔ شاید سیم نے اس فون سے زمر کے کمرے میں رکھا وائی فائی پہلے استعمال کیا تھا کہ پاس ورڈ پوچھے بنا وہ آن ہو گیا۔ امی نے یہ اسمارٹ فون 6 ماہ پہلے لیا تھا وائبر کے لیے۔ ہنّا تو اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی مگر اب لگا رہی تھی۔ وائبر پہ امریکہ سے کسی کزن کا میسج آیا پڑا تھا۔ اس نے کھولا اور پھر وائی فائی بند کرنے لگی۔ یکا یک ٹھہر گئی۔ امی نے واٹس ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ اندھیر کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوئی ندرت پہ ڈال کر سوچا، ڈاؤن لوڈ کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی کی ڈی پی دیکھ لوں گی۔ اس نے پلے اسٹور آن کیا، واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر فہرست دیکھی۔ سادی بھائی اس کے اسٹیٹس میں لکھا تھا، آنٹس ایور آفٹر۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ بھائی کا کی چین بھی بھائی کے ساتھ کھو گیا تھا۔ اس نے سادی کا چوکٹا کھولا۔ لاسٹ سین 22 میں۔ ہنّا چونکی۔ بھائی کا حادثہ 21 مئی کو ہوا مگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا فون تھا۔ وہ سوچنے لگی، پھر ایک خیال نے ذہن کی رو بھٹکائی۔ اس نے سیاہ سنہرے جگمگاتے ہند سے یاد کیے اور موبائل میں لکھے اور ہاشم کاردار کے نام سے محفوظ کیے۔ پھر یہ کانٹیکٹس کی فہرست دیکھی۔ پتہ نہیں ہاشم بھائی واٹس ایپ پہ ہیں یا نہیں۔ دفعتاً فہرست اوپر کرتا انگوٹھا رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ ہاشم کاردار، ساتھ میں اپنی اور سونی کی سیلفی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کھڑکی کو دیکھا جس کے پار اوپر کسر تھا۔ ہاشم کا نام دبایا، پیغام بھیجنے کا صفحہ کھولا۔ اوپر آن لائن جگمگا رہا تھا۔ مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے، یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، ان کے نتائج برے نکلتے ہیں۔ اس نے خود کو کہا مگر سنا ہی نہیں اور بائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے کروٹ کے بل لیتے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی، ہاشم بھائی۔ کون؟ چند لمحے بعد جواب چمکا۔ ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی۔ ہنّا نے فوراً امی کو دیکھا، وہ سو رہی تھی اور موبائل سائلنٹ کر دیا۔ ہنّا، یہ امی کا فون ہے۔ حنین، ہماری پڑوسن حنین۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے ہوئے کام کر رہا تھا جب موبائل بجا، سو وہ اس طرف متوجہ ہوا، پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون حنین، کیسی ہو تم؟ تم لوگ آتے ہی نہیں ہو اس طرف۔ رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گئی ہے۔ افطاری سے پہلے شدید پیاس سے نڈھال، افطاری کے بعد بہت کچھ کھا کر نڈھال۔ اتنی عرصے بعد ٹائپ کرنے کے باعث حنین کی رفتار سست تھی۔ یہ تو ہے، اور شادی کا کچھ پتہ چلا؟ تنہائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا۔ موبائل کی روشنی سے چمکتا ہنّا کا چہرہ بجھ گیا۔ نہیں، ذرا ٹھہر کر میسج کیا، اوکے، آپ سو جائیے۔ میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ وہ برے دل کے ساتھ فون رکھنے لگی۔ نہیں، میں جاگا ہوا ہوں، کل کورٹ جانا ہے، اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ میں بات کر سکتا ہوں، نو پرابلم۔ تم بتاؤ، کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ وہ پیغام بھیج کر فون رکھ دیتا اور پھر سے کام کرنے لگ جاتا، مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین پر نظریں جمائے۔ میں
कुछ भी नहीं, बस भाई याद आता है। और वो लिखती गई, बाहर रात पिघलती गई, कतरा कतरा, तारीकी बढ़ती गई, और वो टेक्स्ट पे टेक्स्ट करती गई। वक्त और जगह का सारा एहसास खत्म हो गया। हर अगले पैगाम के इंतजार की बेकरारी, और हर पैगाम पढ़ते वक्त लबों पे मुस्कुराहट, क्योंकि अभी दुनिया में वो खम्र कशीदा ही नहीं की गई थी जिसका नशा आधी रात को किसी नामहरम से मोबाइल पे बात करने से ज्यादा हो। सहरी के करीब उसने लिखा, अब सो जाओ बच्चे, मुझे सुबह कोर्ट जाना है। ओके, गुड नाइट, मुस्कुराकर उसने लिखा। फिर सारी गुफ्तगू को मिटाने का बटन दबाया। फिर हल्का सा चौंकी। मिटाने की क्या जरूरत, हाशिम भाई ही हैं, इनसे बात करने में गलत क्या है। मगर जब व्हाट्सएप ने पूछा कि बाकी सब मिटाना है तो उसने यस का बटन दबा दिया। फिर फोन रखा और आंखें बंद की तो सादी एक दफा फिर से याद आ गया। कर्ब बढ़ गया, और इसमें अब एक और कर्ब भी शामिल हो गया। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमिन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। शाम बारिश के बाइस पहले से ठंडी और खुशगवार सी उतर रही थी। हाशिम ने कसर का दाखिली दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर नुमाया हुआ। ऊंची और वसी लाउंज में बड़े सोफे पे जवाहरात तमकनत से बैठी थी। कोहनी सोफे के हाथ पे जमाए वो चाय की नाजुक प्याली से घूंट भरती मुस्कुराती नजरों से सामने बैठी शहरीन को देख रही थी, जो उससे कतन बेनियाज सोनिया के बालों में ब्रश फेर रही थी, साथ में चिंगम भी चबा रही थी। ऑफिस से थके हारे आए हाशिम ने एक मुश्तरका सलाम किया और जीने की तरफ बढ़ गया। सोनी, सोनी, अपने बाबा को बता दो कि आज सोनी मामा के साथ जा रही है और 2 दिन बाद आएगी। और ये भी बताओ कि सोनी कितनी खुश है इन सारे प्लान्स पे जो मामा ने सोनी के लिए बनाए हैं। आखिरी पिन लगाकर उसने सोनी के नरम बालों में ब्रश फेरते ऊंचा सा कहा, तो सोनी खुश खुश सी उठी और भागती हुई हाशिम की टांगों से लिपट गई। बाबा, सोनी मामा के साथ जा रही है, और पता है मामा ने, आगे उसने जोश में वो चंद फिक्रे दोहराए जो शहरीन की 2.5 घंटे की मेहनत का नतीजा थे। हाशिम ने मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाया और फिर एक तेज संजीदा नजर उस पे डाली, जो अब टांग पे टांग चढ़ाए बैठी जताती निगाहों से उसे देख रही थी। हाशिम सोनिया को इनकार नहीं कर सकता था। उसे मालूम था, श्योर, एंजॉय करो। झुककर उसका गाल चूमा और सीधे होते हुए मुस्कुराकर बोला, और फिर एक कहर आलूद नजर शहरी पे डालकर ऊपर की जानिब कदम उठा दिए। शहरी ने फातिहाना मुस्कुराहट जवाहरात की तरफ उछाली, जो आदतन मुस्कुराते हुए चाय पी रही थी। पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि वो शहरी को हरा सकते हैं। उंगली से सुनहरी बाल नजाकत से पीछे करते वो बोली, साथ ही दूर खड़ी फियोना को इशारा किया। वो आई और सोनी को तैयार करने साथ ले गई। सिर्फ वही ऐसा समझते हैं जो शहरी को कई दफा हरा चुके हैं। जवाहरात ने शाने उचकाए। तभी दरवाजा फिर से खुला और मोबाइल के बटन दबाता उलझा हुआ नौशेरवां अंदर दाखिल हुआ। वो वेस्ट और टाई में मलबूस था और पीछे मुलाजिम उसका ब्रीफकेस उठाए हुए था। यकीनन वो हाशिम के साथ ऑफिस से आ रहा था। माँ को सलाम करते जरा की जरा निगाह उठाई तो ठहरा। शहरी सामने बैठी थी, अबरू बींच कर जवाहरात को देखती, किसी ताबड़तोड़ हमले के लिए तैयार। ओह हाय! नशेरवा हल्का सा मुस्कुराया। जवाहरात ने पूरी गर्दन घुमाकर उसकी मुस्कुराहट देखी। हेलो। शहरी का फिक्रा मुंह में ही रह गया। बदमजा सी उठी और सोनी के कमरे की तरफ जाने लगी। आप कहाँ जा रही हैं? वो हैरान हुआ। वो मुड़ी, तीखी नजरों से उसे देखा। अपनी बेटी के लिए आई थी, उसको लेने जा रही हूँ। वरना मुझे कतन कोई ख्वाहिश नहीं इस घर में बार बार आने की। तने अबरू के साथ आगे बढ़ गई। वो हुंकों की तरह इसे जाते देखता रह गया। हाथ में मोबाइल जूं का तू उठा रखा था। जवाहरात की मुस्कुराहट शदीद नापसंदीदगी में बदल दी गई और शेरू को घूरते उसने ताज्जुब से सर झटका। वो सही कह रही है, इस घर में जरा देर बैठी है, वरना आते साथ ही सोनी को लेकर सुमर के पास चली गई। शादी का अफसोस करने जाओ, तुम फ्रेश हो लो। नशेरवा का दिल जैसे उचाट हो गया। वो बरहमी से जीने चढ़ने लगा। दुनिया तो एक बर्फ की सिल से सिवा ना थी। पहुंची जरा जो आंच तो दुनिया तमाम शुद्ध। उस शाम जब दफातर में लोग अपने काम जल्द अज जल्द निपटाते घर जाने की तैयारी में थे,
کہ 5 बजने में ज़रा सी देर ही बाकी थी। ऐसे में इस इमारत के अंदर एक छोटे ऑफिस के सामने लाउंज नुमा कमरे में फारिस खड़ा था। उसने नीली कफ वाली शर्ट और सर पे पी कैप पहन रखी थी। आंखों पे ग्लासेस थे और कैप को चेहरे पे खासा झुका रखा था। हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए, जो ऊपर से शफाफ प्लास्टिक में पैक थे। वो पियून को रसीद निकाल कर दे रहा था। अमीना साहबा के लिए है, उनसे दस्तखत करवा लाइए। ऑफिस के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया तो पियून सर हिलाकर गुलदस्ता एहतियात से पकड़े अंदर चला गया। दरवाजा जरा सा खुला रह गया। फारिस ने की नखियों से झुर्री से देखा। अंदर ऑफिस में मेज के पीछे एक नारंगी डाई बालों वाली लड़की नुमा औरत बैठी थी और पियून उसकी मेज पे गुलदस्ता रख रहा था। किसने भेजे हैं? नाम नहीं बताया, बस इतना बोला कि नियाज बेग के किसी पुलिस वाले दोस्त ने भेजे हैं, अपनी तरक्की की खुशी में जो आपकी वजह से हो रही है। वो रुख मोड़े खड़ा रहा यहाँ तक कि पियून निकल आया। रसीद उसे लाकर दी जिसे उसने रजिस्टर में लगाया। तभी रजिस्टर हाथ से फिसला और सारे कागज बिखर गए। रसीदें, पर्चियां, फोटोस्टेट कागज। माफ करना। वो पंजों के बल जमीन पे बैठा कागज समेटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कैप वाला सर झुकाए बार बार कलाई की घड़ी देखता। पियून कभी अंदर आ रहा था, कभी बाहर जा रहा था। वो धीरे धीरे पर्चियां उठाता और रजिस्टर में लगाता रहा। फिर घड़ी देखी और किन अखियों से पियून को देखा। वो अब ट्रे लेकर राहदारी की तरफ जा रहा था। इधर वो निकला, उधर फारस तेजी से उठा और ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आया। मेज पे सर टिकाए डाई बालों वाली औरत आंखें बंद किए पड़ी थी। साथ ही गुलदस्ता खुला हुआ पड़ा था और उससे अजब महक उठ रही थी। नाक बंद करके वो तेजी से करीब आया। ग्लव्स वाले हाथों से उसे वापस रैप किया। फिर लैंडलाइन फोन का तार काटा, इंटरकॉम का तार काटा, कंप्यूटर की तार को मनकता किया। अमीना का पर्स खंगाला, अंदर से चाबियां निकाली। फिर मेज पे रखा मोबाइल जेब में डाला और दरवाजे तक आया। झरी से बाहर देखा, पियून अभी तक नहीं लौटा था। उसने जल्दी से बत्ती, पंखा सब बंद किए। बाहर निकला, दरवाजा लॉक किया। बाहर लगा, ओपन कार्ड पलटाकर क्लोज्ड सामने लाया और फिर जेबों में हाथ डाले। सर झुकाए वो आगे चलता गया। फिर शाम गहरी हो गई। इफ्तार के करीब लोग सिमटकर घरों के अंदर चले गए तो शहर कदरे सुनसान लगने लगा। मगरिब बासी हुई और रात उतरने लगी। ऐसे में एक बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल के बाहर खुले पार्किंग एरिया के एक कोने में एक कार खड़ी दिखाई देती थी और ड्राइविंग सीट पे फारस पी कैप पहने बैठा नजर आता था। चिंगम चबाते हुए वो आंखें सुकेड़ कर अस्पताल की तरफ देख रहा था, जहां बैरूनी इस्तकबालिये से हटकर बाहर एक अंधेर कोने में उसे जुमर दिखाई दे रही थी। यहाँ से वो मबहम सी दिखाई देती थी। अगर करीब जाकर देखो तो वो इस वीरान कोने में एक नर्स के साथ खड़ी थी। उस नर्स ने एहतियात से इधर उधर देखते एक पैकेट जुमर की तरफ बढ़ाया। सब कुछ पूरा है? जुमर ने सरगोशी में पूछा। नर्स ने झट सर इस बात में हिलाया। ओके, वो अभी आएगा। आगे तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। कहने के साथ पर्स से एक बंद खाकी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। नर्स ने फौरन हाथ उठाए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपकी मुझ पे एहसान है। रख लो, मैं खुशी से दे रही हूँ। उसने मुस्कुराकर जबरदस्ती पैकेट थमा दिया। नर्स ने शर्मिंदा होते हुए उसे रख लिया। तभी फारिस को वो वापस आती दिखाई दी। उसने नीली कमीज पहन रखी थी और स्याह दुपट्टा सर पे था। वो सर झुकाए मुतनासिब चाल चलती उस तरफ आ रही थी। फारिस ने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का लॉक खोला। आधा काम हो गया। अंदर बैठते हुए जुमर ने आम से अंदाज में इतला दी और पैकेट डैशबोर्ड पे रखा। फारस ने एक नज़र उस पे डाली। वो सर से दुपट्टा उतारकर अब घुंघराले बालों को गोल मोल लपेटकर जूड़ा बना रही थी। वो सामने देखने लगा। अब वो आ जाए फिर फोन करते हैं। उसने मतराशी नजरों से दूर अस्पताल के बैरूनी दरवाजों को देखते हुए कहा। वो आ चुका है, जब आप गई तभी आ गया था। कहने के साथ उसने अमीना का मोबाइल जुमर की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने रुमाल में लपेटकर पकड़ा। कॉल वो मिला चुका था, क्योंकि उसके हाथों पे ग्लव्स चढ़े थे, प्लास्टिक के शफाफ पतले ग्लव्स। जुमर ने कान से मोबाइल लगाया, एक रुमाल मुंह के करीब फोन पे रखा। घंटी के बाद
मर्दाना आवाज उभरी। हाँ अमीना, मैं अस्पताल से बात कर रही हूँ। यहाँ एक बीबी को लाया गया है। नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की है उसने। अमीना नाम है उसका। वो पख्तून लहजे में रवानी से बोल रही थी और वो हल्का सा मुस्कुराया। वाह, चुड़ैल अदाकारी भी करती है। इसके फोन पे आपका आखिरी नंबर डायल किया गया था। क्या? कौन से अस्पताल से? दूसरी तरफ उलझन और परेशानी दर आई। जुमन ने जल्दी जल्दी नाम और पता बताया। 15-20 मिनट बाद पुलिस आ जाएगा। अगर तुमने आना है साहब तो जल्दी आओ। पुलिस से कुछ नहीं कहना, मैं आ रहा हूँ बस। और मगर जुमन ने सुने बगैर कॉल काट दी। ये लहजा कहाँ से सीखा है आपने? मुस्कुराहट छुपाई उसको देखकर पूछा तो जुमर फोन डैशबोर्ड पे धरते हुए इसी बेतासुर अंदाज में बोली। आर यू श्योर? वो अमीना से यहाँ आने से पहले राब्ता नहीं कर सकेगा? फारस की मुस्कुराहट गायब हुई। जी। जुमर ने एक उचटती नजर उस पर डाली। क्या किया है इसके साथ? उसने चेहरा मोड़कर जुमर को देखा। गला घोंटकर पंखे से लटका दिया है और कहा है कि ये खुदकुशी है। वो उकताकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रात बाहर कतरा कतरा बहती रही। कार के अंदर खामोशी छाई रही। दोनों में से कोई कुछ ना बोला। दफतन वो सीधा हुआ। वो नियाज बेग। जुमन ने भी उसी तरफ देखा। शलवार सूट में मलबूस नियाज बेग अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था। फारिस ने गर्दन घुमाई। उसकी कार करीब में ही कहीं होगी, जल्दी में लग रहा है। लॉक खोलते हुए उसने डैशबोर्ड से पैकेट उठाया और दरवाज़ा खोला। जुमर ने कदरे बेचैनी से उसे देखा। ध्यान से, हल्का सा बोली। वो चौंका, उसकी आंखों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं नहीं चाहती तुम्हारी लापरवाही से कोई गड़बड़ हो। वो वजाहत देकर रुख मोड़ गई। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी। सर झटक कर बाहर निकल गया। अंदर इस्तकबालिया तक नियाज बेग तेज कदम उठाते पहुंचा। वही नर्स काउंटर के पीछे 2-3 अफराद के हमरा खड़ी थी। उसे आते देखकर फौरन उस तरफ मतवज्जो हुई। जी? वो उसके मुखातिब करने पे वहीं रुका। हाँ वो अमीना नामी खातून को लाया गया है। मुझे फ़ोन आया था और प्राइवेट रूम 6 नंबर में है वो। आप यहाँ से सीधे जाकर दाएं मुड़कर। वो इजलत में रास्ता समझाती गई। वो संजीदगी और कदरे इस्तराब से सर हिलाते आगे बढ़ गया। चंद राहदारियां अबूर करके कमरों के नंबर पढ़ता। वो मतलूबा कमरे के करीब आया। बाहर 2 पुलिस एहलकार खड़े थे। नियाज बेग की तैवरी चढ़ी। वो दरवाजे के नज़दीक जाने लगा तो एक सिपाही ने रास्ता रोका। क्या काम है? अंदर मेरा मरीज है, उसे देख लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ। वो कदरे उखड़े लहजे में कहकर आगे बढ़ने लगा, मगर सिपाहियों ने फिर उसे रोक दिया। इजाजत नहीं है, मरीज से क्या रिश्ता है तुम्हारा? इससे पहले कि वो गुस्से से कुछ जवाब देता दरवाजा खुला। नियाज बेग के अल्फाज मुंह में रह गए। एएसपी सरमद शाह आम पैंट शर्ट में मलबूस बाहर निकल रहा था। उसे देखकर चौंका। नियाज बेग, तुम इधर कैसे? ताज्जुब से आंखें सुकेड़ उसे देखते अपने पीछे दरवाजा बंद किया। ये तुम्हारे थाने की हदूद तो नहीं है एएसपी? वो भी जरा हैरान हुआ। खैर, मेरी पहचान की एक औरत। आंख से इशारा किया। इधर एडमिट है। सरमद शाह का अब्रू बेइख्तियार उठा। इधर? इस कमरे में? हाँ। देखो, उसे पुलिस केस मत बनाओ। ये इतना कोई बड़ा मामला। तुम शीजा को कैसे जानते हो? सरमद शाह ने तेजी से बात काटी। उसकी मुतज्जब निगाहें नियाज बेग पे जमी थी। कौन शिजा? वो ठहरा। आईजी साहब की बेटी और मेरी कज़न शिजा मलिक, जो रेप और टॉर्चर के बाद पिछले 1.5 माह से कोमा में है। बताओ, कैसे जानते हो उसे? सरमद शाह की निगाहों का ताज्जुब अब खोजते तासुर में बदल रहा था। एकदम नियाज बेग को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। नहीं, शिजा कौन? मैं तो नहीं जानता किसी शिजा को। मैं तो इधर अमीना के लिए आया था। वो मेरी एक अजीज़ा है। फिर कमरा नंबर देखा। शायद गलत कमरा नंबर बता दिया उन्होंने। मैं पूछता हूँ दोबारा। और अफसोस हुआ तुम्हारी कज़न का सुनकर। गलत वक्त पे गलत जगह पे होने का एहसास होते ही वो इजलत में कहता। उसका कंधा थपथपाता जेल से मोबाइल निकाल कर मुड़ा। सरमद शाह आंखें सुकेड़ कर उसे जाते देखने लगा। फिर उसने एक नज़र अपने एएसआई पे डाली। वो भी इन्हीं नज़रों से उसे देख रहा था।
ایک دم سرمد شاہ اس کے پیچھے لپکا۔ پیچھے کمرے کے دروازے کی ہلکی سی درز کھولی تھی جس سے بیڈ پہ لیٹی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ ہوش و خرد سے بیگانہ آکسیجن ماسک لگا تھا، بہت سی دوسری نالیاں بھی۔ اس کے بال بورے سنہرے سے تھے اور کان کے قریب ان میں تتلی کی شکل کانگوں والا کلپ لگا تھا۔ کیا نام بتایا تم نے اپنی عزیزہ کا؟ راہداری کے آخر میں اس نے نیاز بیگ کو جا لیا جو موبائل پہ نمبر ملا کر کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ سرمد شاہ کے پکارنے پہ چونک کر گردن گھمائی۔ ہاں وہ امینہ ہے، میری جاننے والی۔ ہسپتال والوں نے ابھی فون کر کے بتایا۔ میں پوچھتا ہوں ابھی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو اے ایس پی؟ وہ ذرا اکتایا۔ بھئی میں نہیں جانتا تمہاری کزن کو۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری عزیزہ کی عیادت کر لوں۔ اس نے ابرو سے اسے چلتے رہنے کا اشارہ کیا۔ تیز جانچتی نگاہیں بار بار نیاز بیگ پہ ڈالتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کوفت کا شکار و پریشان ہونے لگا، مگر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ واپس استقبالیہ کاؤنٹر تک آ پہنچے۔ او بی بی، کس کمرے میں بھیج دیا تم نے مجھے؟ وہ بگڑ کر کہتا اسی نرس سے مخاطب ہوا۔ وہ تو کسی شیزا بی بی کا کمرہ ہے۔ سر، آپ نے شیزا ملک کے کمرے کا ہی پوچھا تھا، تبھی میں نے روم نمبر 6 بولا۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ سرمد شاہ نے پوری گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے امینہ امتیاز کا پوچھا تھا، تم لوگوں نے مجھے کال کر کر بلایا ہے۔ ساتھ ہی حیران پریشان نگاہ اے ایس پی پہ ڈالی جو بس چپ چاپ اسے گھور رہا تھا۔ سوری سر، مجھے شیزا ملک سنائی دیا تھا۔ امینہ امتیاز؟ وہ جھک کر چیک کرنے لگی۔ یہاں تو کوئی امینہ امتیاز نہیں لائی گئی، نہ ہم نے اس سلسلے میں کسی کو کال کی ہے۔ کیا بکواس ہے؟ تم لوگوں نے مجھے ابھی کال کی، خود مجھے بلایا۔ خودکشی کا کیس تھا۔ غصے سے لال پیلے ہوتے اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ سر، یہ سارے فونز آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کال ریکارڈز چیک کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی امینہ امتیاز نہیں لائی گئی۔ آپ نے خود ابھی شیزا ملک کا پوچھا تھا مجھ سے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ تمہیں کس نمبر سے فون آیا؟ وہ جو چپ کھڑا تھا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ نیاز بیگ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ امینہ کے موبائل سے فون آیا تھا۔ وہ واپس اسے کال بیک کرنے لگا۔ گھنٹی جا رہی ہے، کوئی اٹھا نہیں رہا، میں اس کے گھر دیکھتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ماتھے کو چھو کر عجلت میں اسے سلام کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اے ایس آئی نے بے اختیار سرمد شاہ کو دیکھا۔ وہ سوچتی نظروں سے نیاز بیگ کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ نیاز بیگ کی کار کون سی امجد حسین؟ اس نے سوچ میں ڈوبے پکارا۔ سر، ہمیشہ نیلے رنگ کی نسان میں دیکھا ہے اسے، اور اس دن ہمیں جو گمنام ٹپ موصول ہوئی تھی یاد ہے؟ فون کرنے والی عینی شاہد نے کہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو شیزا کو کار کی ڈکی سے نکال کر سڑک پہ پھینکتے دیکھا تھا۔ کون سی کار بولی تھی اس نے؟ نیلی نسان۔ مگر سر، ٹپ تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ خود متذبذب تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ سرمد شاہ کے چہرے پہ بے پناہ سختی دھر آئی۔ وہ باہر نکلا۔ اے ایس آئی فوراً پیچھے لپکا۔ دور گاڑیوں کی قطار کی طرف نیاز بیگ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ مسلسل نمبر ملا رہا تھا۔ جب تک وہ دونوں اس تک پہنچے وہ نیلی نسان سے چند قدم دور تھے۔ تمہاری امینہ نے فون نہیں اٹھایا؟ خشک انداز میں اس نے پوچھا تو وہ چونک کر گھوما۔ چہرے پہ دبا دبا غصہ دھر آیا۔ اے ایس پی، میں پریشان ہوں اس ٹائم۔ امینہ گھر بھی نہیں پہنچی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ ذرا جھنجھلایا ہوا ذرا متفکر کہہ رہا تھا۔ جب اے ایس آئی نے آواز دی، سر! سرمد شاہ نے اس طرف دیکھا۔ وہ چند قدم دور نیلی نشان کے ساتھ کھڑا ان کو بلا رہا تھا۔ نیاز بیگ فون کان سے لگائے جھلا کر بولے جا رہا تھا، مگر سرمد شاہ سنے بغیر آگے آیا۔ نیاز بیگ کی کار کے ڈیش بورڈ پہ ایک موبائل تھر تھراتا ہوا جل بجھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی روشنی ونڈو اسکرین پہ عکس بنا رہی تھی۔ عکس پہ نیاز بیگ کا نام اور نمبر لکھا آ رہا تھا۔ سرمد شاہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا جو روشنی دیکھ کر اسی طرف آیا تھا۔ تمہاری امینہ شاید اپنا فون تمہاری کار میں بھول گئی۔ وہ حیران پریشان سا قریب آیا۔ موبائل دیکھ کر اس کے چہرے پہ شوق دھر آیا۔ تیزی سے کار کھولی اور موبائل نکال کر چہرے کے سامنے کیا۔ وہ امینہ کا ہی موبائل تھا۔ اس نے الجھن بھری نگاہیں اٹھائیں تو اے ایس پی تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ ادھر کیسے؟ وہ کبھی ڈیش بورڈ کو دیکھتا کبھی موبائل کو۔ امجد حسین، ذرا گاڑی کی تلاشی تو لو، شاید امینہ بی بی بھی مل ہی جائے۔
एएसपी ने तहक्कुम से एएसआई को इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो नियाज बेग की परेशानी पसे मंजर में चली गई और अब्रू तन गए। इसकी जरूरत नहीं है, मैं उसके घर जाता हूँ, हाथ जलाकर कतरे खुरदरे अंदाज में कहते एएसआई को रोका। एएसआई ने एएसपी को देखा। वो आगे हुआ और नियाज बेग की आंखों में देखते तहम्मुल से बोला, नियाज बेग, इस वक्त मुझे गुस्सा दिलाकर मुझे अपना दुश्मन मत बनाओ। मैंने बड़े मौक़ों पे तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए चुपचाप यहाँ खड़े रहो। फिर अमजद हुसैन को इशारा किया, गाड़ी खोलो। चंद लम्हों बाद 3-4 मजीद अहलकार वहां खड़े थे। एएसआई टॉर्च से अंदर रोशनी मारता कार की सीटें, खाने, क्लोज कंपार्टमेंट चेक कर रहा था। एएसपी सरमद शाह कमर पे हाथ बांधे पथरीले तासुरात के साथ ये कार्रवाई देख रहा था और नियाज बेग दिल मिलाता हुआ सा खड़ा था। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। एक सुलगती नजर सरमद शाह पे डालकर हल्का सा बोला। सरमद शाह खामोश रहा। एसआई अब डिग्गी खोल रहा था। मैं पहले मुसीबत में हूँ, ऊपर से तुम किसी मुश्तबा की तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो। मैं ये बेइज्जती भूलूंगा नहीं। सर, एकदम एएसआई सीधा हुआ। उसके चेहरे पे कोई ऐसा हक्का बक्का तासुर था कि सरमद शाह फौरन डिग्गी की तरफ आया। ये देखिए। उसने टॉर्च की रोशनी डिग्गी के एक कोने में मारी। सरमद शाह ने आंखें सुकेड़ कर देखा और अगले ही लम्हे उसकी आंखें फट सी गईं। वहां एक जगमगाता हुआ तितली की सूरत का 3 इंच चौड़ा हेयर क्लिप गिरा था। इसमें चंद हल्के भूरे बाल भी अड़े थे और चंद बाल फासले फासले पे डिग्गी में बिखरे भी थे, जो अभी दिखाई नहीं दे रहे थे। तितली के चंद नग जगमगा रहे थे और बाकी नगों को सूखे खून के धब्बों ने मांद कर रखा था। शीजा का खून। सरमद की आंखों में सुर्खी उभरी। वो तेवरा कर उसकी तरफ घूमा। नियाज बेग, अपने हाथ पीछे बांध लो। रफी मोहम्मद, इसे हथकड़ी लगाओ। वो गुर्राया था। क्या बकवा। नियाज बेग की सारी जल्लाहट हवा हुई। वो हैरान परेशान सा आगे हुआ, मगर एएसआई को तितली नुमा क्लिप उठाकर प्लास्टिक बैग में डालते देखकर उसका चेहरा फक हुआ। ओह, ये मेरा नहीं है। ये मेरी गाड़ी में कहाँ से? और मेरी बात सुनो। सरमद शाह ने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पे घूंसा मारा। वो एकदम तेवरा कर पीछे को गिरा, मगर गिरने से पहले सरमद शाह ने गिरेबान से खींचकर उसे उठाया और इसका खून दे रिश्ता चेहरा करीब किया। मैंने तुम्हें कितने केसेस से निकाला, क्या इसलिए कि तुम मेरे खानदान की लड़की के साथ ऐसा करोगे? तुम गाली, घटिया इंसान। वो मेरी बहनों जैसी थी। शौक से नियाज बेग को झटके से छोड़ा। एक अहलकार ने उसके हाथ मोड़कर पीछे बांधे। वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं नहीं, ये कोई गड़बड़ है। मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। मैं नहीं जानता तुम्हारी बहन को। मेरी बात सुनो। वो दो अहलकारों की आहनी गिरफ्त में फड़फड़ाता चिल्ला रहा था। आईजी साहब को फोन लगाओ और बोलो थाने आ जाए। सरमद शाह सुरख चेहरे के साथ एएसआई को कह रहा था और दूर सड़क के उस पार ग्रीन बेल्ट के साथ पार्क्ड कार की फ्रंट सीट पे बैठी जुमर घुंघराली लिट उंगली पे लपेटती वो मंजर देख रही थी। आवाज सुनाई न देती, मगर वो एक मंजर 100 आवाजों पे भारी था। उसके चेहरे पे इत्मीनान था, मगर आंखों में सर्द सी तपश भी थी। फारिस ने गहरी सांस ली और काफी रिलैक्स्ड से अंदाज में सीट की पुश्त से टेक लगाई। आर यू श्योर? एएसपी को असल मामला समझ नहीं आएगा। मैं इसे जानती हूँ, काम किया है इसके साथ। अगर इसमें इतनी अकल होती तो 4 साल से इसे एएसपी ना होता। साल 1.5 साल पहले एसपी बन चुका होता। ये इसके घर का मामला है। इसकी जजमेंट को गैरत ढांप देगी। वो खिड़की से बाहर देखती कह रही थी, मगर इसकी जल्द ही तरक्की होने वाली है। इसकी तरक्की का इंहसार इसी केस पे है। इसको शीजा का मुजरिम मिल गया, यानी इसको तरक्की मिल गई। जुमर ने हल्के से कंधे उचकाए। दूर नियाज बेग सिपाहियों की गिरफ्त में फड़फड़ाता मुसलसल चिल्ला रहा था। अब देखो कौन लड़कियों की तरह चीख रहा है। वो इसी मंजर को देखते बोली तो लहजे में नमी भी थी और आंच भी। फारस ने टेक लगाए गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। कल जब अमीना इससे लॉकअप में मिलेगी तो उसकी बात सुनकर न्याज बे को यही लगेगा कि इसे पुलिस ने फंसाया है। इस केस में हमारे दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और इस दफा हम उनका तमाशा देखेंगे। वो रुका। मगर शिजा। जुमर ने गहरी सांस ली। उसके मुजरिम यकीनन चालाक लोग हैं। उनको कभी नहीं मिलेंगे। वो बेचारी बच्ची शायद चंद दिन जिंदा रह पाए।
मगर वो ना कभी होश में आएगी ना किसी को कुछ बता पाएगी। वो अभी तक पुलिस मोबाइल को देख रही थी, जिसमें अब वो चीखते चिल्लाते नियाज बेग को ला रहे थे। वो क्लिप जो मैंने उसकी डिग्गी में रखा है, क्या उसके खानदान वाले पहचानेंगे नहीं कि गो के वो शीज़ा के क्लिप के जैसा ही है, मगर उसका नहीं है? क्या मालूम शीज़ा के पास सिर्फ एक ही क्लिप हो। ओह, वो डिज़ाइनर क्लिप है, और इसके जैसा क्लिप जो मैंने ख़रीदा था वो इस वक्त शीज़ा के बालों में लगा है। जिस क्लिप पे इसका ब्लड और बाल लगाकर सिस्टर ने मुझे दिए थे, वो शीज़ा का असली क्लिप है। वो इसे फॉरेंसिक भेजेंगे, हर तरह से चेक करेंगे, मगर शीज़ा के बालों में लगा क्लिप कोई नहीं चेक करेगा। सरसरी सा बता रही थी। ओह, वो चुप हो गया। पुलिस मोबाइल अब दूर जा रही थी। जुबन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर कुछ कहते कहते चुप हुई, फिर सामने देखने लगी। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए, फिर हल्का सा बोली, गुड जॉब फारिस। उसके लहजे में नरमी थी, मगर वो सामने देख रही थी। वो ज़रा सा मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट करने लगा। प्लान आपका था, गुड जॉब टू यू। सो अब किसकी बारी है? कार रिवर्स करते उसने पूछा। सीढ़ी का पहला जीना उनके कदमों तले था, और उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए हर जीने को इसी तरह रौंदना था। ये सादी यूसुफ को बचाने का वाहिद तरीका था। बताऊंगी जब ज़रूरत पड़ी तो। वो फिर से वैसी ही रुखी हो गई, मगर एक तब्दीली आई थी। कम अज कम वो बात तो करने लगे थे। अभी वो रास्ते में थे कि जुमर का मोबाइल बजा। डॉक्टर सारा गाजी। जी डॉक्टर सारा। उसने मसरूफ से अंदाज में फ़ोन कान से लगाया। कुछ पता चला सादी का जुमर? वो फिक्रमंदी से बोली। कहाँ सारा, आप बस दुआ करें। अच्छा, मेरा काम हुआ? जी, मैंने पता किया था। नेस्कॉम में कोई हलीमा काम नहीं करती। एक हलीमा सरफराज है, मगर वो इंजीनियर है, सेक्रेटरी नहीं। जुमर ने तकान से आंखें मींच ली। नहीं, वो हलीमा ही थी। खैर, थैंक यू। वापस आकर चक्कर लगाइएगा। बच्चे आपको मिस करते हैं। जी, मैं बस थर में फंसी हूँ इतने दिन से। शादी की परेशानी अलग, जैसे ही आई चक्कर लगाऊंगी। जुमर ने फ़ोन रख दिया, और दूसरी तरफ अपने बेडरूम में खड़ी सारा ने भी मोबाइल रख दिया, और जैसे ही वो पलटी, जकिया बेगम पीछे आ खड़ी हुई थी। उन्होंने एक तासुफ भरी नज़र सारा पे डाली, जो सादा शलवार कमीज में मलबूस बालों का जूड़ा बनाए हुए थी। उनको देखकर चौंकी। क्यों उनको अवॉइड कर रही हो? तुम पिछले 1 महीने से, जब से शादी खोया है, यही इसी घर में कैद हो। फिर बार बार झूठ क्यों? सारा की सब्ज नीली आंखों में नमी दर आई। मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहती। मुझे डर है कि अगर मैं मिली तो वो जान लेंगे। क्या जान लेंगे? वो जरा हैरान हुई। सारा के आंसू बहने लगे। अम्मी, उस रात शादी के साथ उस घर में मैं थी। अम्मी, मैंने अपने सामने उसे गोलियां लगते देखा है। अम्मी, मैं हूँ वो गवाह जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। मनुल मास राबा मलकाए दादम। मैंने पेश किया मलका को एक हीरा। वो सूरमा होते हैं जो फेंकते हैं गोट, मगर वो किस्मत होती है जो शतरंज खेलती है। और तुम बहुत देर से जान पाते हो कि वो कौन था, जो आगाज से ही खेल रहा था दोनों क्वींस के साथ। टेरी प्रेशिट। ज़किया बेगम दिल थाम कर रह गईं, लब खुल गए और आंखों में बेयकीनी फैली। तुम सारा, तुम उधर थी? मगर क्यों? सिहारे के लिए बेड का किनारा थामा। वो भी आहिस्तगी से बैठी। आंसू टिप टिप गिर रहे थे। उसने मुझे वहां बुलाया था। सर झुकाए उंगली से हथेली मसलती वो बताने लगी। जरा देर के लिए हम 1 माह कबल 21 मई की सुबह तक पीछे जाते हैं, जब सादी हाशिम कारदार के ऑफिस में बैठा था, तो चंद मील दूर अपने ऑफिस में बैठी सारा इंटरकॉम उठाए कह रही थी। मारिया, मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ क्लास लेने। आप यूँ करो, सादी को कहो कि जो प्रेजेंटेशन उसने। डॉक्टर सारा, सादी आज नहीं आया। दूसरी तरफ से उसको इजलत में टोका गया था। तो सारा जरा देर को रुकी। नहीं आया? अबरू भींचे, आंखों में गुस्सा दर आया। मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई। हाशिम के ऑफिस के बाहर हलीमा बैठी काम कर रही थी। जब टोकरी में रखा सादी का मोबाइल बजने लगा, उसने निगाह उठाकर देखा।
ब्लॉक्ड नंबर कॉलिंग, और वापस काम करने लगी। सारा ने फ़ोन रखा तो चेहरे पे शदीद नाराज़गी थी। क्लास लेने के बाद वो बाहर निकली तो दोबारा से उसको कॉल मिलाई। अब के उसने उठा लिया। जी। वो खुद भी उकताया हुआ लग रहा था। सादी यूसुफ, आप आज ऑफिस नहीं आए? दांत पे दांत जमाकर तहम्मुल से पूछा। मुझे कुछ काम था। हाशिम के ऑफिस से बाहर सड़क पे वो गाड़ी दौड़ाता घर की तरफ जा रहा था। आज 5 बजे से पहले आकर अपना टर्मिनेशन लेटर जरूर वसूल कर लेना। सादी, क्योंकि मैं मजीद तुम्हारी बेकायदगियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज नहीं आ सको तो कल आने की जहमत ना करना, हम लेटर भिजवा देंगे। खुदा हाफिज। सख्ती से बोली। मैं घर जाकर आपको दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ, ये फ़ोन बग हो रहा होगा। उसने ऐसे इज्जत में कहा जैसे सारा की बात की कोई अहमियत ही नहीं। उफ। शाम को वो घर पे थी जब उसका मोबाइल बजा। नुदरत भाभी कॉलिंग। जी भाभी। भाभी का बेटा बोल रहा हूँ, वो भी खूबसूरत वाला। वो सुबह की निस्बत हशाश बशाश लग रहा था। सारा के चेहरे पे खफगी दर आई। टर्मिनेशन लेटर पोस्ट कर देंगे हम, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपनी बॉस को नहीं, सारा खाला को फ़ोन किया है, ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद बेशक मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। वो संजीदा हुआ तो सारा के चेहरे की खफगी कम हुई। अगर वो प्रोजेक्टर डायरेक्टर थी, प्रोसेस डिज़ाइन में पीएचडी थी, तो वो भी सादी था। बोलो। शाम को मैं सारी फैमिली को अपने रेस्टोरेंट में इकट्ठा कर रहा हूँ, आप भी आएंगी, क्योंकि मुझे सबको कुछ बताना है। मैं नहीं आ सकती, जो बताना है अभी बता दो। आपके शोहर के कातिल से मिला मैं आज, उससे एतराफ़ भी करवा लिया, सबूत भी है मेरे पास। मुझे पता है आपको बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर कम अज़ कम ये तो आप जानना चाहेंगी कि आपको अपने बच्चों को किससे महफूज रखना है। और सारा धुआं धुआं होते चेहरे के साथ खड़ी सुनती गई। फिर उसने वही किया जो सादी ने कहा, मगर एक चीज़ पे वो राज़ी नहीं हुई। मैं किसी फैमिली डिनर का हिस्सा नहीं बनूंगी। ओके, आप हमारे घर के करीब जो पार्क है वहाँ आए, हम बैठकर बात करते हैं। अगर मैं आपको राज़ी ना कर सका तो ठीक है, आप वहीं से घर चले जाइएगा और मैं रेस्टोरेंट। वो इतने पे राज़ी हो गई, सिर्फ इतने पे। मगरिब ढल चुकी और अंधेरा फैल गया था जब उसने पार्क में बेंच पे बैठे कलाई की घड़ी देखी और फिर सादी को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, मगर उसकी ताकीद याद आ गई। उसका फ़ोन मुमकिन तौर पर बग हो रहा होगा। गो कि ऐसा नहीं था, मगर वो एहतियात कर रहा था। सो उसने सिर्फ पैगाम भेजा, किधर हो? जवाब ज़रा देर से मौसूल हुआ। स्ट्रीट नंबर 14 में राइट लैन में जजीरत अमीर घर है, उनमें सब्ज़ गेट वाले घर के अंदर जाइए, मैं आ रहा हूँ। रेस्टोरेंट नहीं आ सकती तो इतना तो करना पड़ेगा। अब ये सब सारा की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, मगर वो सादी था, उसको मेलोड्रामा की आदत थी। यकीनन कोई वजह थी जब ही वो कह रहा था। वो पैदल चलती चंद गलियां अबूर करके उस घर के अंदर चली आई। रात का वक्त, सुनसान गली, मुहीब तारीकी, बिजली गई हुई थी। वो इस पुरइसरार मंजरनामे से न डरी न घबराई, बस इस घर के पोर्च में बार बार घड़ी देखती टहलती रही। वो उम्र और तजर्बे के उस हिस्से में थी जहाँ इंसान जिन्नात और भूत प्रेत से नहीं डरता, सिर्फ इंसानों से डरता है। गेट पे आहट हुई तो वो मुड़ी, झुंझलाकर कहने लगी, सादी, इतना ड्रामा करने की। मगर वो मुंह पे उंगली रखता तेजी से करीब आया। सारा रुक गई। वो बार बार गर्दन मोड़कर पीछे देखता था। आप यूं करें, रेस्टोरेंट जाएं। मैं सादी, मैंने बताया है मैं उधर नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। आहिस्ता। उसने फिर गर्दन मोड़ी, फिर जरा खफकी से उसे देखा। मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, मेरा ख्याल है उसके पास गन है। सारा का मुंह खुला। नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, वो मेरा दोस्त है, मगर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप यूं करें, रेस्टोरेंट जाएं और ये। उसने चाबियों का गुच्छा निकाला। अलीशा की चेन से उसने 6 इंच का एक सिल्वर पेन भी नथी कर रखा था और उसे सारा के हाथ में थमाया। ये जाकर जुमर को दीजिएगा, मेरे पास उसकी कोई कॉपी नहीं है, प्लीज़ इसे मत खोइएगा, बस जुमर को दे दें और कहना सादी आ रहा है, फिर बेशक घर चली जाइएगा।
میں بعد میں وضاحت کر دوں گا۔ سادی یہ کیا ہو رہا ہے تم؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ ڈاکٹر سارا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، جائیے جلدی۔ سارا نے اسبات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے مڑی، ساتھ ہی پاؤچ کھول کر اندر کی چین رکھا۔ تبھی پاؤچ میں رکھا موبائل زور سے چیخا۔ کوئی کال آ رہی تھی۔ اندھیر سناٹے میں آواز گونجی۔ باہر گلی میں شیرو کو لگا کہ سادی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا ہے، مگر وہ سارا کا فون تھا۔ او ڈیم! سادی نے تیزی سے اس کا فون جھپٹا اور اسے سائلنٹ کیا اور ذرا فکر مندی سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ادھر ہی آ جائے گا۔ اوپر سیڑھیوں سے جائیں، ساتھ والے گھر کی چھت پھلانگ لیں اور سنیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جو ہو جائے آپ نے سامنے نہیں آنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اب جائیے۔ کندھے سے تقریباً اس نے سارا کو دھکیل دیا۔ اس وقت بھی صرف سارا کی فکر تھی۔ شیرو نے دیکھ لیا تو سمجھے گا کہ وہ سارا کو سب بتا چکا ہے اور پھر سارا کو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ سارا کے بکھرے حواس بالآخر کام کرنے لگے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں تک آئی، سینڈل اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور زینے پھلانگ گئی۔ مڑ کر دیکھا تو سادی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ سارا اوپر آ گئی۔ اوپری چھت خالی تھی، سریے، ستون، آدھی دیواریں۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، سہج سہج کر قدم رکھتی ذرا آگے آئی۔ تبھی اس نے وہ آواز سنی۔ نیچے سادی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی۔ فارس کی آواز؟ نہیں، نوشیروان۔ اس کی آواز فارس سے ملتی تھی۔ سارا واپس مڑی اور سیڑھیوں کے دہانے تک آئی۔ ذرا سی گردن نکال کر جھانکا، وہ نوشیروان تھا اور وہ سادی پہ پستول تانے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے نظروں کے سامنے اس کی نظروں میں وارث کی پنکھے سے لٹکتی لاش گھوم گئی۔ وہ دم سادے سن سی کھڑی رہی۔ اس نے چند الفاظ سنے۔ وارث کو انہی لوگوں نے مارا ہے، وارث کو ہاشم نے مارا ہے۔ اس کی نگاہیں نوشیروان کے پستول تانے ہاتھ پہ تھی اور ذہن سن سا تھا، مگر نہیں، اسے ان الفاظ کی فی الحال کوئی سمجھ نہ تھی، بس اسے سادی کی فکر تھی۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ گولی چلا دے گا اور سادی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی پتھر جسے وہ شیرو کے سر پہ مار سکے، مگر اس نے دیکھا اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نہیں، وہ عورت تھی، کمزور تھی، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کس کو بلائے؟ فارس؟ نہیں، پولیس۔ ہاں، پولیس۔ سائرن سنتے ہی وہ بھاگ جائے گا۔ ڈاکٹر سارا غازی نے اگلا فیصلہ لمحوں میں کیا تھا اور لمحوں میں ہی وہ ننگے پیر چلتی ساتھ والے گھر کی چھت تک آئی۔ دونوں چھتیں ملی ہوئی تھی، مگر وہ ایسی جگہ نہ تھی کہ وہ پھلانگ سکے۔ اس نے کونے میں نوشیروان سے خط الامکان دور کھڑے ہو کر موبائل پہ پولیس کو کال کی۔ اس کا نمبر پرائیویٹ تھا، کال ٹریس نہ کی جا سکتی تھی۔ مدھم سرگوشی میں جلدی جلدی ان کو سمجھایا کہ اس ایڈریس پہ ایک شخص فائرنگ کر رہا ہے اور وہ جلدی پہنچے۔ انہوں نے ایڈریس کنفرم کیا اور اسے تسلی دی کہ ایک موبائل اس علاقے میں گشت کر رہی ہے، وہ جلد پہنچ جائیں گے۔ آپ کون ہیں اور کدھر سے بول رہی ہیں؟ میں ہمسائے سے بول رہی ہوں۔ اوکے، آپ اس شخص سے دور رہیں، کہیں چھپ جائیں، پولیس کے آنے تک باہر نہ نکلیے گا۔ اس نے پوری بات سنے بغیر فون کاٹا اور بلی کی چال چلتی واپس آئی۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں جو پریشانی اور فکر مندی سے سکڑی تھی، شوق اور وحشت سے پھیلتی گئیں۔ سادی گرا پڑا تھا اور وہ کراہ رہا تھا۔ اندھیرے میں خون کا رنگ دکھائی نہ دیتا تھا، مگر اس کی سفید شرٹ درمیان سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ سارا نے چیخ روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے نوشیروان نے اسے 2 گولیاں مزید ماری۔ گولی کی آواز سنائی نہ دیتی تھی، ایک کلک ہوتا تھا اور زمین پہ گرا لڑکا کراہتا تھا۔ پھر وہ اسے بوٹ سے ٹھوکریں مارنے لگا، وہ اسے مارتا جا رہا تھا اور اوپر سیڑھیوں کے دہانے پہ ملک کی پہلی پی ایچ ڈی ان پروسیس ڈیزائن نیسکوم کی زمین سے فضا اور فضا سے فضا میں مار کر دینے والا میزائل بنانے والی سائنسدان اور تھر کول کی پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سارا غازی کپ کپا رہی تھی۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور رنگ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے کتنی دفعہ کمزور ہاتھوں سے پتھر اٹھایا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کھینچ کر دے مارے۔
ہر ٹھوکر کے بعد وہ جیسے جانے کو مڑتا پھر رک کر سعدی کو مارتا۔ وہ بس لمحے گن رہی تھی، ادھر وہ نکلے اور ادھر سارا سعدی کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے جائے۔ بالآخر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر جاتے جاتے اس نے پوری قوت سے سعدی کے منہ پہ بوٹ مارا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں ایک دم بہت سا پانی اترا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے لبوں سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ وہ کتنی مشکل سے چیخی، آنسو، بد دعا، سب کو روکے بیٹھی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی، اور یہ کراہ نوشیروان تک بھی پہنچی تھی جب وہ ایک دم گھوما۔ سارا فوراً دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ اے، کون ہے ادھر؟ وہ احتیاط سے قدم بڑھا رہا تھا۔ سارا گہرے گہرے سانس لیتی دیوار سے کمر ٹکائے کھڑی رہی۔ پھر اسے گولیوں کے کلک اور ان کے سیڑھیوں اور دیوار سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ گولیوں کے بارے میں خبریں سننا اور ان کو فلموں اور ویڈیو گیمز میں دیکھنا اور بات ہوتی ہے، مگر ان کو خود پہ برستے دیکھنا یہ زندگی کی تکلیف دہ تجربات میں سے ایک ہے۔ سارا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اوٹ سے نکلی تو نوشیروان جاتے جاتے اسی پل واپس مڑا، اور اندھیرے میں سارا کا ہیولا سا فوراً اوٹ میں ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی آئے گا اور اسے بھی گولیوں سے بھون دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ گیٹ عبور کر کے باہر نکل گیا۔ وہ دوڑ کر نیچے آئی۔ سعدی زمین پہ گرا کراہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ سعدی؟ اس نے جھنجھوڑا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ سعدی نے غنودہ سی آنکھیں کھولی۔ اسے دیکھ کر ان میں کوئی احساس نہ جاگا، بس وہی غنودہ صدماتی بے یقین سی کیفیت۔ میں نے پولیس کو کال کر دی تھی، وہ آتے ہی ہوں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اس کے زخم پہ ہاتھ رکھتی کہہ رہی تھی۔ خون بہے جا رہا تھا۔ سارا کا لباس لہو لہان ہو رہا تھا۔ دور پس منظر میں مدھم سی سائرن سنائی دے رہے تھے۔ سعدی کی نیم جان آنکھیں اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری۔ اس نے لب کھولے، ڈاکٹر سارا۔ کوئی ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کیے بغیر اس نے سرگوشی میں حلق سے بامشکل الفاظ باہر نکالے، رن فار۔ اس کے لبوں سے خون بہنے لگا تھا، مگر سارا کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اسے معلوم تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ رن فار یور لائف، اپنی زندگی کے لیے بھاگو۔ ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا جانے کا، نکل بھاگنے کا۔ یہ وہ سعدی نہیں تھا جس نے کچھ دیر پہلے بہت اعتماد سے کہا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ وہ سعدی تھا جس کے یقین کے چہرے پہ ابھی وہ بوٹ مار کر گیا تھا۔ سائرن اب قریب ہوتے سنائی دے رہے تھے۔ بجلی آ گئی تھی، گلی روشن ہو گئی تھی۔ سارا ایک دم اٹھی اور باہر کو بھاگی۔ گیٹ پورا کھول دیا۔ پھولے سانس، تیز دھڑکن اور بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ نگاہوں میں ایک ہی شے تھی، وارث کی پنکھے سے جھولتی لاش۔ وہ راستے میں دو جگہ گری، گھٹنے رگڑے گئے، ہتھیلیاں چھل گئیں، مگر وہ پھر سے اٹھ کر دوڑنے لگی۔ سائرن اب اسی گلی سے سنائی دے رہا تھا، لوگوں کی آوازیں بھی۔ ان کو ساتھی مل گیا تھا۔ وہ مزید تیز دوڑتی گئی، یہاں تک کہ پارک کے قریب کھڑی اپنی کار تک پہنچ گئی۔ اندر بیٹھ کر تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ موبائل فرنٹ سیٹ پہ ڈالا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے تو وہ بری طرح کپ کپا رہے تھے، دل بند ہونے کو آتا تھا، اور یہ تب تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اسے احساس ہوا کہ اس کا پاؤچ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سارا نے وحشیانہ انداز میں کپڑے جھاڑے، سیٹ پہ چیزیں الٹ پلٹ کی، گاڑی سے نکل کر دیکھا۔ پاؤچ ندارد تھا، سعدی کی چابیاں، سعدی کا پین۔ اس نے کھو دیا تھا، مگر اس وقت سعدی زیادہ اہم تھا۔ آخر وہ صرف ایک پین ہی تو تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کار اسٹارٹ کی۔ اسے واپس اسی گلی کے دہانے پہ جانا تھا اور ایک فاصلہ رکھ کر پولیس کی موبائل کو فالو کرنا تھا۔ وہ سعدی کو جب تک ہسپتال پہنچتا نہیں دیکھ لے گی، اسے چین نہیں آئے گا۔ پھر میں نے ان کا تعاقب کیا۔
جب وہ اسے ہسپتال لے گئے تو میں واپس آ گئی۔ ان کے ریسٹورنٹ کال کر کے ملازم کو میں نے ہی بتایا کہ وہ کس ہسپتال میں ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گھر آ کر میں کمرے میں بند ہو گئی، کپڑے بدلے، صبح کار کی سروس بھی کروائی، سارے نشان مٹا دیے۔ اسی صبح میں نے 2+2 کر لیے تھے اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وارث کو بھی انہی لوگوں نے مارا ہے۔ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی سارا جھکے چہرے اور آنسوؤں کے ساتھ بتا رہی تھی اور ذکیہ بیگ حق تک سنے جا رہی تھی۔ مگر وہ کون تھا جس نے گولی چلائی؟